नाज़रीन आदाब, शोबे ख़बर की इस ख़ास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। इस प्रोग्राम के हर शुमारे में हम एक अलग मौजू पर बात करते हैं, चूँकि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू भी यही रहेगा। ये दिन मनाने का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाई जाए इस हवाले से, गुर्दों के अमराज के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, इस शोबे में जो तहकीक हो रही है और जो प्रेजेंट ट्रेंड्स है उनसे आप इस्तेफादा करें। उसके लिए हमने आज अपने शो में दावत दी है। हमारे आज के शो के मेहमान हैं डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी साहब हैं आज हमारे साथ। ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी सिक्किम सोरा के। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। और हमारे साथ हैं हिना मुश्ताक साहिबा। इनका रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये एक वॉरियर हैं। इन्होंने एक बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ा और आज ये एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम नाज़रीन आपके साथ मुश्तरका करने की कोशिश करेंगे। हिना जी, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। शुरुआत में डॉक्टर मुजफ्फर आपसे करना चाहूँगा, ये जो आज का दिन मनाते हैं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हर तरह से तकरीबात होती हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात करें, ऑब्वियसली कश्मीर में भी आपके गेटअप से लगता है कि आप किसी फंक्शन से ही आए होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो दिन मनाया जाता है हर साल, जो ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, इसकी क्या इफ़ादियत है और इस हवाले से आज कौन कौन से यहाँ पे फंक्शंस हुए और किस तरह की जानकारी आपने वहाँ पे दी? शुक्रिया। जैसा आपने मेरे हुलिये से बताया कि मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ। हम वर्ल्ड किडनी डे हर साल जी मनाते हैं, तो इसका डेट वेरी होता है जी, क्योंकि ये सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च जी। तो कभी ये 8 तारीख को भी आ सकता है, कभी 14 मार्च को भी आ सकता है। तो इनमें 8 से 14 तक कभी भी आ सकता है। पिछले साल ये 12 मार्च को था और इस साल हमने ये 11 मार्च को बनाया क्योंकि सेकंड थर्सडे इसी। तो इस हवाले से हम अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले 8 साल से हर साल वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं और इसकी कुछ थीम रहती है। उस थीम के को मद्देनजर रख के हम ये वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। और अक्सर हमारी यही कोशिश होती है कि किडनी अवेयरनेस, किडनी हेल्थ, किडनी का जो हेल्थ है वो कैसे ठीक रहे और जो किडनीज को डिजीज अफेक्ट करती है लोगों में उनका रुझान डाले। तो अक्सर हम स्कूल चिल्ड्रन या कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाते हैं अक्सर, लेकिन इस साल पैंडेमिक की वजह से हम उनको नहीं बुला सके। तो हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स थे और जो बाकी हॉस्पिटल का अमला था, तो आज हमने अवेयरनेस प्रोग्राम सुबह 11:30 से शुरू किया और वो 3 बजे ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने आज के हवाले से जो आज की थीम है, इस साल की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो इस साल की थीम यही थी। तो इस हवाले से हमने कुछ लेक्चर्स दे दिए जो आम आदमी को समझाए और हमने उनको बता दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम भी हो जाए किसी को, खुद को नहीं, अगर घर में किसी को प्रॉब्लम है किडनी रिलेटेड, तो उसको इससे कैसे मुकाबला करना है। वो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। तो इस हवाले से जो हमारे साथ थीम से जाहिर हो रहा है कि ये लिविंग वेल विद किडनी डिजीज कि ये एंड नहीं है। खैर, इस पे मैं आपसे आगे बात करूंगा। हिना जी, आप चूंकि आपने वो क्या कहते हैं कि आपने खुद फेस किया है इस बीमारी को, आप इस मर्ज से उभर कर सामने आए हैं और कुछ लोगों को ये बोला जाता है कि नहीं, अब तो आपको डायलिसिस पे जाना है, प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गई है, एक्यूट जिसको बोलते हैं एक्यूट स्टेज पे पहुंच गया है, लोग जीना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम में खुद फेस किया। जब फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम सेकेंड ईयर में थी, BA सेकेंड ईयर, तब मुझे पता चला ऑल्सो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजफ्फर वानी से कि ऐसी प्रॉब्लम है। टेस्ट किए तो उसी से पता चला। तो हाँ, उस टाइम भी मैं थोड़ी सी घबराई कि शायद मेरी ही लाइफ ख़त्म हुई, अब मुझे और पढ़ना है, वो करना है। बट फिर मैंने सोचा नहीं, जब हिम्मत करनी है, जब इससे हम लड़ सकते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो उनको जब ट्रीटमेंट करो। तो फिर मैंने वही किया। और उनको मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि डायलिसिस पे है वो, अब वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो जाए, वो ट्रीटमेंट करवाए, वो डायलिसिस करवाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो आके मुझे देखे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हिम्मत करनी है, ऑल्सो सब्र करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डॉक्टर मुजफ्फर, ये जो रीजंस हैं किडनी डिजीज़ के या जो ये सिंड्रोम्स होते हैं इस तरह से, जब हम यहाँ के अपने लोकल इकोसिस्टम को देखें, पर्टिकुलरली जब हम कश्मीर रीजन को देखते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर वजूहात हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे जिस वजह से किडनी डिजीज़ होती है हमारे यहाँ पे? नहीं, वर्ल्ड वाइड जो रीज़न है किडनी खराब होने के, वो कश्मीर J&K में भी वही रीजन है। तो वो रीजन हो सकता है डायबिटीज़, सबसे कॉमन डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का एक
एंडेमिक पूरा जहान में है, तो वो इंडिया में भी है और हमारे कश्मीर में भी है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप किडनी फेलियर देखोगे, किडनी किसी की खराब हो जाए, तो उसमें डायबिटीज है। दूसरा नंबर है ब्लड प्रेशर का। तो ये दो मेन कारण है किडनी खराब होने। और तीसरा वजह होता है कि किसी को बचपन में शायद किडनी पे असर हो और उसने उसका ध्यान नहीं दिया हो। शायद ये जो हमारे साथ आज हिना जी है, इनको भी शायद ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी बचपन में जिस पे उन्होंने शायद गौर नहीं किया। इसको हम अपनी जबान में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो मैं यही कहूंगा जैसे दुनिया में रीजंस है किडनी खराब होने, वही रीजंस हमारे यहाँ भी है। अब इंसिडेंस ऑफ स्टोन डिजीज यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है। इंसिडेंस ऑफ स्टोन डिजीज हर तीसरा चौथा आदमी बोलता है मुझे स्टोन है। नहीं, वो स्टोन तो मामूली स्टोन्स है। मैं कह रहा हूँ वो स्टोन्स जिसकी वजह से किडनी फेल हो। बाकी ये जो स्मॉल कंक्रीशंस होती है, एक स्टोन हो, वो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो स्टोन डिजीज भी यहाँ ज्यादा कॉमन थी कुछ साल पहले। वजह इसकी यही थी कि शायद विंटर में हम ज्यादा पानी नहीं पीते हैं। जिनको ये स्टोन डिजीज होती थी वो शायद डॉक्टर साहब के पास नहीं आते थे। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जितनी सहूलियत आ गई है तो स्टोन डिजीज भी अब कम रीजन है किडनी फेलियर की। एक आम आदमी के लिए जब तक यूरिन ठीक है, साफ है, उसको लगता है कुछ नहीं है, क्या यही है फाइनल जो सिम्टम्स? जैसे एक आम आदमी को एक आप जैसे अभी एक प्रोग्राम से आया, जाहिर सी बात है वहाँ पढ़े लिखे लोग रहे होंगे मोस्टली, लेकिन जब आप रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं जहाँ इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं है और ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कॉमन एक आदमी के लिए जिससे उसको पता चले कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय किडनीज? क्योंकि आम आदमी टेस्ट कराता है, ज्यादा से ज्यादा सोनोग्राफी वो कराएगा, यूएसजी कराएगा। यूएसजी में ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी लोगों का ठीक ही आता है, बोलते हैं नहीं योर किडनीज आर ओके। जो एक कुछ टिपिकल जो एक सिम्टम्स होते हैं इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा। एक तो मैंने बोला कि आपको अगर किसी को शुगर की बीमारी है जी, आगे जाके 10-15 साल के बाद इसको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इस बंदे को पहले ही पता है कि मेरे को शुगर है और ये अक्सर डॉक्टर साहब के पास जाता है। तो इसको डॉक्टर साहब अक्सर साल में एक बारी कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे पता चले कि इसको किडनी की प्रॉब्लम है। शायद चाहे इसको कोई सिम्टम भी ना हो, लेकिन टेस्ट के जरिए हमको पता चलता है कि डायबिटीज वाले। वैसा ही दूसरा मैंने आपको बोला कि हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन जिसको हो, हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये दो सालों साल जिसको रहे, तो इनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको विदाउट एनी सिम्टम्स किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इनको ये दो बीमारियां हैं, ये डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। तो इस वजह से हमको पहले ही पता चलता है कि इनको ये है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आते हैं जो एकदम से हमको एंड स्टेज में आते हैं, उनका बहुत ज्यादा डैमेज होता है किडनी को, तो उनको तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, या तो वो इग्नोर करते हैं उस प्रॉब्लम को या तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको कुछ सिम्टम्स रहते हैं। तो वो सिम्टम्स पैर में सूजन, मुंह पे सूजन, आंखों के इर्द गिर्द सूजन, तो ये एक कॉमन थिंग है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है हमारा, तो किडनी का मेन काम होता है कि रात को ये आपको पेशाब करने से रोकती है। तो ये कंसंट्रेट करती है यूरिन। लेकिन अगर कोई बंदा रात को ज्यादा पेशाब करता हो, एल्डरली को छोड़ दीजिए, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उनको छोड़िए, यंग एज में अगर कोई बंदा रात को 2-3 बारी या 4-5 बारी पेशाब करने को जाता है तो उसको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा चीज हो सकता है कि अगर मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में बी अ साइन ऑफ किडनी डिजीज। तो ये 3 चीजें आम हैं। तो अगर एडवांस, फिर तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिस पे हम इजीली कह सकते हैं कि बिगिनर्स के लिए इसका मतलब रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। एक और बात मैं कहूंगा कि जब आप यूरिन पास करते हैं, अगर ज्यादा यूरिन पास करते हैं, वो भी एक साइन हो सकता है किडनी डिजीज का। या अगर आपको यूरिन में फ्रॉथिंग हो, जब आप कमोड पे यूरिन करते हैं तो अगर आपको लगे कि बहुत सारा फ्रॉथ उसमें जमा हो रहा है, तो उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि किडनी की कोई प्रॉब्लम, उसको भी डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। ओके हिना जी, आपने पूरा प्रोसेस देखा है ये सब, ये इस बीमारी का, और फिर आपका ट्रांसप्लांट भी हो गया। ट्रांसप्लांट पे हम आगे आपसे बात करेंगे। कितना एक्सपेंसिव रहा आम पेशेंट्स जो होते हैं, हालांकि
गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम भी चलाई जा रही है, रेन नाम से एक स्कीम चलाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि जो पेशेंट ये हैं, हमारे जो पेशेंट हैं, वो जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, क्या ये स्कीम है और कैसे, क्या आपने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया? हाँ, ये स्कीम है रैन की जी। कि अगर किसी को, अक्सर देखा जाता है कि जिनको पता चलता है कि उनकी बस वो CKD ESRD है तो उनको ट्रांसप्लांट करवानी है तो एक्सपेंसेस बहुत लगेंगे, पैसे बहुत लगेंगे, तो उनको उतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगी ही ना घर में, तो वो नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अब क्या करें। वो आए, वो स्कीम्स में इंस्टीट्यूट की बात करूंगी क्योंकि वहीं से तो मुझे मिला है ना रैन, तो वो आए वहाँ पे एक रैन की स्कीम है, उनको वो उनकी जो फॉर्मेलिटी प्रोसीजर है तो वो उनको फुल करना है, तो वो है, उनको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कुछ एक्सपेंसिव जो भी चीज़ें आएंगी उनको कुछ भी उनसे फ़ायदा होगा और कुछ भी नहीं उनको लगेगा कि सच में मेरी ट्रांसप्लांट हुई है कि नहीं। डॉक्टर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम आती है जिसको हम राष्ट्रीय आरोग्य निधि कहते हैं, रैन। ये पहले आती थी, आजकल तो सेहत स्कीम है, उससे पहले एक स्कीम आती थी राष्ट्रीय आरोग्य रैन स्कीम। तो जो भी पेशेंट हम ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं, तो अगर वो ये फॉर्म्स फिल करके, ये हम सेंटर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंट्रली एक ये स्पॉन्सर्ड ये है स्कीम, तो वो पेपर्स वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं, फिर वो कुछ पैसे, ये पर्टिकुलरली किडनी पेशेंट्स के लिए ही है, ये कैंसर और kiडनी पेशेंट्स के लिए थी, कैंसर और किडनी पेशेंट्स। तो इनका कुछ पैसा हमारे पास आता है, जितना हमने इनको रिकमेंड किया होगा। लाइक एक एवरेज ट्रांसप्लांट में 4 लाख 5 लाख रुपए हमने रिकमेंड किया होता है, तो ये पैसा उनको हमारे स्कीम्स में आता है, अकाउंट में आता है हमारे। फिर जो इनकी दवाइयाँ होती है ट्रांसप्लांट के दौरान, जो इनका ऑपरेशन का खर्चा होता है, दवाइयाँ जो होती है या दूसरे जो कुछ सामान होता है, तो वो हम फिर इनको इसी से रीइंबर्स करते हैं। इनको पैसा खुद नहीं मिलता, लेकिन जैसे अकाउंट में आ जाता है। जैसे हिना ने 2 साल 3 साल पहले ट्रांसप्लांट किया, अभी तक महीने की इनको दवाइयाँ मिलती है। शी हैज टू गो टू, पहले तो ये खुद लाती थी दवाइयाँ, फिर रिम्बर्स होता था इसको पैसा, लेकिन आजकल एक पर्टिकुलर शॉप पे इनको वो दवाइयाँ मिलेगी, इसको पैसे की जरूरत। एक अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिससे बहुत और क्या ये सारे पेशेंट्स के लिए इस तरह के जो सारे, या इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी इट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। इनिशियली इट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ देर के बाद ये, मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट भी एक स्कीम जो साउथ में चलती है, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में भी शायद, वहाँ ट्रांसप्लांट इज फ्री ऑफ चार्ज। तो उनको कुछ देना गवर्नमेंट की तरफ, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांसप्लांट की 3 इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस है वो उनको देते हैं, तो उसमें उनको रैन एक्सेट्रा भी नहीं देना होता है। लेकिन शायद इट्स नॉट पॉसिबल फॉर आवर गवर्नमेंट टू डू इट, लेकिन साउथ से हमको कुछ सीखना चाहिए। इस तरह से हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ओके, डायलिसिस की बात हो रही थी। डायलिसिस को कुछ लोग जब पता चलता है उनको, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं अब आपको डायलिसिस पे जाना है, उनको लगता है दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, अब खत्म हो गया सब, बस अब कुछ नहीं बचा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनकी जानकारी के लिए, डायलिसिस है क्या एक्चुअली, और ये इज इट ट्रॉमेटिक? फर्स्टली ये मैं बोलूँ आपको, जब किसी पेशेंट की किडनी खराब होती है तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले 2-3 स्टेजेस में इसको कोई लगता नहीं है कि, खाली अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें कुछ खराबी होगी, या अल्ट्रासाउंड करेंगे इसमें कुछ खराब, पेशेंट को कुछ लगता नहीं है। लेकिन जब ये एडवांस्ड होता है स्टेज 5 पे, तो उस समय इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको होती है कि इनके जिस्म में इतने ज्यादा जहर जमा होते हैं जो किडनी को निकालने थे, लेकिन किडनी खराब हो गई तो ये जहर इनके खून में जमा होते हैं, तो इससे इनके बुरे असरात हार्ट पे, ब्रेन पे, जिस्म के हर एक जुज पे बुरा असरात होते हैं, पड़ जाते हैं। तो ये जहर निकालने के लिए एक अच्छा तरीका है डायलिसिस इनको का। तो डायलिसिस वही काम करता है जो एक किडनी काम करती है। तो डायलिसिस 2 किस्म की होती है, एक तो खून की डायलिसिस होती है और एक पेट में हम एक पाइप डालते हैं जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो ट्रॉमा उसी समय होता है जब इनको कुछ एक्सेस हमको बनानी है, जैसे इस बंदे को पेट में पाइप डालनी है, ऑब्वियसली ये हम जिंदा आदमी को नहीं करेंगे, इसमें हम एनेस्थीसिया प्रॉपर देते हैं तो उसको लगता नहीं है, लेकिन पाइप अंदर गई तो थोड़ा सा ट्रॉमा होता है। वैसे ही जैसे हमारे साथ ये पेशेंट है, इनको एक बार जब शुरू हो गई थी डायलिसिस, इसमें ये मैं बोलूंगा अगर पेशेंट रेगुलरली फॉलो करे तो किसी स्टेज 4 में हम इस पेशेंट को समझाते हैं कि अब आपको आगे जाके डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक फिस्टुला इनका बनाते हैं। क्रिएटिनिन का इसके साथ क्या वाबस्तगी है? अब आप ये डायलिसिस का बीच में रोक देते हैं डायलिसिस को, फिर बोलते हैं नहीं अब फिर से करना है, वो क्या प्रोसेस है? नहीं, वो शायद डायग्नोसिस में कुछ
गलती हुई होगी डॉक्टर साहब से, लेकिन अदरवाइज एक बार डायलिसिस ऑलवेज डायलिसिस, इज इट सो? अगर आपकी किडनी बिल्कुल खराब हो गई है तो डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब को ये देखना होता है कि मैं इस पेशेंट को कैसे डिक्लेयर करूं। अगर मैंने आज तक 100 पेशेंट्स को डिक्लेयर किया कि आपको डायलिसिस करनी है, 99.9% वी आर कॉन्फिडेंट, और वो पेशेंट शायद डायलिसिस है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती है, रेयरली 10,000 में से 1 या 2 बंदे जिनकी डायलिसिस शायद बंद हो जाए, वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मिरेकल ही होता है, या हमको डायग्नोज करने में कुछ गलती हुई होती है कि हम, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बट दैट्स वेरी वेरी रेयर। 10,000 में 15-20,000 में एक बंदा वैसा होगा। तो एक बारी ये जो जहर इनको जमा होते हैं, तो जब तक आप डायलिसिस नहीं करोगे, तो जो ट्रॉमा का आपने बोला, हाँ डेफिनेटली इट्स अ मेंटल ट्रॉमा। एक बंदे के लिए, एक फैमिली के लिए, सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। जो हमारे अभी पेशेंट यहाँ है हमारे पास, तो उनको कितना ट्रॉमा हो गया था, यंग एज है, इनके पेरेंट्स को कितना ट्रॉमा हो गया, शायद अफोर्डेबिलिटी इनके पास नहीं थी, तो इनको जब हमने गर्दन से एक पाइप डाली थी, तो उस समय इनका क्या रिएक्शन रहा था कि मेरे को इसी पाइप के जरिए अब कॉलेज भी जाना पड़ेगा, मतलब दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। लेकिन अब अगर फिस्चुला बना हुआ होता, तो टाइमली अगर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, फिस्चुला टाइम पे बनेगा, तो ये ट्रॉमा नहीं होगा। लेकिन अक्सर हमारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो एडवांस रीनल फेलियर में आते हैं, फिर उनको गर्दन से पाइप या टांग से पाइप डालनी पड़ती है, तो उस समय उनको थोड़ा सा ट्रॉमा होता है। मेंटल ट्रॉमा के बगैर ये फिजिकल ट्रॉमा होता है। जी जी हिना जी, ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। जब आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि बस अब तो ट्रांसप्लांट करना है, उस टाइम पे, उस वक्त की जो आपकी फीलिंग्स थी, कौन डोनर रहा आपका, और कैसा रहा फिर वो एंटायर प्रोसेस ट्रांसप्लांट का? मैं डॉक्टर मुजफ्फर के पास गई, मैं उससे ही कंसल्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपको ट्रांसप्लांट तो करनी ही करनी है। फिर मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मतलब वो डोनर रहेगी कि वो देगी, तो फिर वहाँ से उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, ये क्या लाइफ है। मेरी मामा भी, वो मुझे एक मतलब किडनी दे रही है कि शायद मुझे पता नहीं लाइफ में क्या होगा। अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो बहुत ही उस टाइम मुझे एक चीज़ की फ्रस्ट्रेशन रही। लेकिन फिर भी जब मैं मुझ में हिम्मत आई थोड़ी सी, तो फिर मैंने सोचा नहीं, चलो मेरी मामा ने मुझे ये किडनी दी है, चलो इंशाल्लाह उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और मैंने सुना था कि लिविंग डोनर जो होती है तो वो मतलब अच्छा रहता है, तो फिर मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई उस टाइम। लेकिन उस टाइम, उससे पहले मुझे हुआ था जब डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको ट्रांसप्लांट होगी। तो कितना टाइम हो गया आपको ये ट्रांसप्लांट? 3 ईयर। ओके, और अब आपकी लाइफ कैसी चल रही? बहुत अच्छी एज कम्पेयर टू बिफोर ट्रांसप्लांट। बिफोर ट्रांसप्लांट क्या है? बिफोर ट्रांसप्लांट एक तो पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा पिया तो ऊपर से किडनी तो काम नहीं करेगी, तो यूरिन तो वो तो पता ही है। तो लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट माशाल्लाह पानी ज़्यादा पीना है, मैं ज़्यादातर उसी की बात कर रही हूँ। तो और अच्छी मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। लाइफ चल रही है, डायलिसिस, कुछ मेडिसिन लेने पड़ते हैं? हाँ, अभी भी? लेकिन कम होती है। पहले जब फर्स्ट ईयर में ये मेडिसिन ज्यादा होती है, लेकिन फिर माशाल्लाह कम होती है। कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। डॉक्टर मुजफ्फर, बच्चों में भी होता है जी किडनी, और क्या ये जेनेटिक है? कुछ डिजीजेस जेनेटिक्स भी, हेरिडिटरी डिजीजेस है, कुछ डिजीजेस किडनी रिलेटेड, कुछ डिजीजेस डेफिनेटली बच्चों में भी होती है किडनी डिजीजेस, लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है किसी को। एक हमारी आम डिजीज है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो ये इनहेरिट होती है आपके पेरेंट्स से, आपके माँ हो या बाप हो, जिनको ये जो कैरियर इस डिजीज के रहे होंगे या जिनको ये डिजीज हुई होगी। इसमें एक बहुत आम डिजीज है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो ये माँ या बाप को पहले ही होती है, या ग्रैंड पेरेंट्स को आपको होती है, या बाकी जो आपके सिबलिंग्स हैं। और क्लिनिकली इसको डिटेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? कब ये विजिबल हो जाता है? ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम तो पता नहीं चलता होगा पेरेंट्स। नहीं, कुछ डिजीजेस आप माँ के पेट के अंदर भी देख सकते हो। ओके,
किडनी की कुछ डिजीज आप माँ के, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको एक ही किडनी शायद हो, ग्रोथ नहीं होगी, एक ही किडनी हो, जिनको किडनी सूजी हुई होगी माँ के पेट के अंदर ही। तो ऐसे भी कुछ डिजीज है जो पता चल जाता है। हाँ, जो पता चलता है। तो वो रेयर एबनॉर्मलिटीज होती है जिसमें बच्चा जब माँ के पेट के अंदर ही हो तो हमको कुछ चीजें पता चलती है। जब वो जने तो उसके बाद भी जब अल्ट्रासाउंड की अब इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो बहुत सी डिजीज हमको पहले ही पता चलती है। किसी की किडनी एक ही हो, किसी की किडनी श्रिंक हो, किसी की किडनी अपनी असली जगह पे नहीं हो, वो नीचे हो या ऊपर हो। एबनॉर्मलिटीज होती है पेशाब की, अक्सर बच्चों में एबनॉर्मलिटीज है कि ये पेशाब ब्लैडर से ऊपर जाता है किडनी में, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होता है। तो ये हम आजकल इजिली डायग्नोज करते हैं। और ये सारी चीजें मैनेजेबल है इसमें, बहुत सी चीजें मैंने अगर हेरिडिटरी डिजीज है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक मेकअप वी कैन नॉट चेंज, वो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा। इसका मतलब ये है अगर पेरेंट्स में कभी कभार इस तरह की किडनी प्रॉब्लम्स है तो जब उनके बच्चे हो तो उन्हें अर्ली स्टेज पे ही उनका चेकअप करवाना। इसमें ये मैं बोलूं कश्मीर में ट्रैक रिकॉर्ड को कश्मीर में कंसेंगुअस मैरिज होती है, देयर इज नो डाउट कंसेंगुअस मैरिज होती है। तो जो फैमिलीज में डिजीजेज होती है, कोई बंदा उसको अपरेंट डिजीज नहीं होगी लेकिन वो उस डिजीज का कैरियर होगा। जब वो अपने किसी रिलेटिव से शादी करेगा तो ये डिजीज मैनिफेस्ट हो सकती है, इस बंदे में मैनिफेस्ट हो सकती है ये डिजीज। तो ये पॉसिबल है कि हेरिडिटरी डिजीजेस बहुत सारी है जो किडनी को अफेक्ट कर सकती है। ओके डॉक्टर साहब, डायलिसिस बहुत सारे एरियाज से, क्योंकि अब तो बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स हो गए, बेसिकली जो टेस्टिंग की फैसिलिटी अब जितनी बढ़ गई है उतनी लोगों को पता चल रही है कि बीमारियां क्या क्या है। लेकिन बहुत सारे एरिया, जब हम कश्मीर की बात करते हैं पर्टिकुलरली, बहुत सारे एरिया से ऐसे बोलते हैं कि नहीं डायलिसिस फैसिलिटीज नहीं है। एक डायलिसिस यूनिट एस्टैब्लिश करना किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी जो सब डिविजन लेवल पे हॉस्पिटल होता है, कितना एक्सपेंस, कितना पैसा लगता है इसमें? इसमें ये मैं बोलूंगा आपको कि सोरा हॉस्पिटल राइट फ्रॉम 1984। अब ये टंगडार से बंदा सोरा तो नहीं आ सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्लॉक लेवल पे और तहसील लेवल पे इस तरह के आपको लगता है होनी चाहिए फैसिलिटीज। सोरा में डायलिसिस शुरू हो गई थी 84 में। मैं आपको ये बोलूँ कि 2005 तक शायद सोरा ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ आपको डायलिसिस की फैसिलिटी होती थी। लेकिन 2005 से वी आर लकी दैट बहुत सी जगह हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट डायलिसिस फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इनको कितना खर्चा आता है एक यूनिट एस्टैब्लिश करने में, तो इसमें मशीनें आती हैं, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ वाटर आता है तो वो मशीन लगानी पड़ती है, बेड्स एटसेट्रा, मैन पावर एटसेट्रा। तो ये खर्चा काफी आता है इनको। लेकिन फिर ये चार्ज भी कर लेते हैं, बाहर से बहुत कम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उस चार्ज से ये फैसिलिटी एक पेशेंट को, जैसे आपने बोला टंगडार से शायद उसको नजदीक पड़ेगा कुपवारा। तो कुपवारा में डायलिसिस फैसिलिटी है, जितनी होनी चाहिए उतनी शायद नहीं है। तो इसमें भी मैं आपको ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घरों में भी डायलिसिस की फैसिलिटी हो सकती है। घरों में दो टाइप्स ऑफ डायलिसिस हो सकती है, या तो पेरिटोनियल डायलिसिस, आप पेट में एक पाइप डालते हैं हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद वो घर जाके वो दिन भर 2 या 3 बार इस पाइप के जरिए वो अंदर पानी डालता है। तो ये पानी एक बंदा होना चाहिए जो ट्रेन हम करते हैं इसमें, फिर वो घर में ही रह सकता है, उसको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है जैसे होम हीमोडायलिसिस। आप घर में ही मशीन रख सकते हो, घर में छोटा सा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रख सकते हैं और घर में ही डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन वो फैसिलिटी हमारे पास मतलब उतने हमारे पेशेंट्स नहीं, उतने है ही नहीं है। मैं आई कैन जस्ट से 1 या 2 पेशेंट्स को हमने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की होगी जो काफी अमीर हो, जो ये डायलिसिस अफोर्ड कर सकते हैं जिनको। लेकिन वेस्ट में ये होम हीमोडायलिसिस इज पॉसिबल, वेस्ट में होम, और हमारे मेट्रोज में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। जी, हमारे यहाँ इस तरह का फिलहाल अभी कोई रुझान नहीं है। कॉमन जो घर की डायलिसिस हम बोलते हैं उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। ओके हिना जी, आपको जब पता चला कि अब इस तरह से हो रहा है कि डायलिसिस पे जाना है और ट्रांसप्लांट भी करना है, बहुत सारे हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे होंगे इस टाइम, उनको आज बल्कि हौसला मिला होगा इस तरह से कि डायलिसिस करने के बाद और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी इस तरह से नॉर्मल हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस टाइम? मैं रिसेंटली की बात करूंगी, जो ये सीकेडी और ईएसआर जिनको ट्रांसप्लांट करनी होती है उनको पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है। तो परसों मैं गई वहाँ पे, उस मीटिंग में गई मैं, तो वहाँ पे जब मैंने उन पेशेंट्स को देखा तो मैक्सिमम पेशेंट्स मैंने देखे थे मुझे हम थी हरमज
और जब मैं उनके पास गई, उनको ये नहीं लगा कि मैं पेशेंट हूँ, कि मैं आई हैव गॉट ट्रांसप्लांट। तो उनको लगा कि ये कुछ शायद एम्प्लॉय है यहाँ पे। तो मैंने जब उनके पास गई तो बोला कि मैं ट्रांसप्लांट, मुझे हुई है ट्रांसप्लांट। तो अल्लाह की कसम उनको क्या लगा कि वो मेरे पास आए कि इसकार होना ट्रांसप्लांट वनकस की है ना। तो लेकिन जब हमने आपको देखा तो अब हम बहुत सारी पेशेंट्स मैंने देखे, यहाँ के भी, श्रीनगर के भी, पुंछ के भी मैंने देखे। तो उनको हौसला मेरा मुझसे कि नहीं हम अब करवाएंगे ही। तो इतना अच्छा रहता है इंसान, मतलब अभी उनकी लाइफ, उनको लगा कि नहीं हम कमज़ोर हुए हैं, शायद हमें लाइफ टाइम, उनको लगता है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट अगर करेंगे शायद लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो हाँ, उनको हौसला मिल गया। ओके डॉक्टर मुजफ्फर, ओवर द मतलब पीरियड ऑफ टाइम, अगर रिसेंट पास्ट की हम बात करें, मोस्ट ऑफ डिजीजेज आर एट्रीब्यूटेड टू द लाइफस्टाइल। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि नहीं अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया पिछले 30-35 साल से, तो उस वजह से है। क्या इसका किडनी रिलेटेड जो डिजीजेज है उनका भी लाइफस्टाइल के साथ कुछ? 100% लाइफस्टाइल से आपको डायबिटीज़ होता है जी, लाइफस्टाइल से आपको हाइपरटेंशन होता है, लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है फास्ट फूड का, जंक फूड का, ओबेसिटी होती है। तो ये तीनों चीज़ें किडनी पे असर करती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किडनी लाइफस्टाइल का आपकी किडनी पे असर होता है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर किडनीज? तो 4-5 पॉइंट्स है। अगर आपको डायबिटीज़ है उसका बहुत अच्छा ख्याल रखें जी। अगर आपको हाइपरटेंशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करें। और दोनों डिजीजेज अगर आपको दोनों भी हो सकती हैं तो रेगुलरली डॉक्टर साहब के पास जाए, जो प्रिस्क्रिप्शंस आपको देंगे वो उस पर आप कायम रहें। दूसरी चीज़ है ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें। बहुत बुरा है ये, ओवर द काउंटर खुद ना ड्रग्स लें, हर्बल आयुर्वेदिक खुद ना किसी भी तरह का, आइडियली नॉट, लेकिन अगर अंडर सुपरविजन लेंगे तो दैट्स ओके। अगर आपको पथरी की तकलीफ है, अगर आपको डॉक्टर बार बार पथरी की तकलीफ है, एक बार सर्जरी भी हुई है, लिथोट्रिप्सी हुई है, तो पानी की मिकदार ज़्यादा करें आप, ताकि ये फ्लश हो जाए किडनी। तो अगर आपको जैसे यंग जनरेशन हमारी जिम जाती है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, वो अक्सर जिम जाती है, तो वहाँ उनको एडवाइस किया जाता है कि आप ये प्रोटीन ले लो, ये कुछ उसमें हमको वो कंटेंट्स पता नहीं होती है, तो वो एतराज़ करे वो लेने से। अगर आपको लाइफस्टाइल अपना ठीक करिए, वजन अपना आप बराबर रख लीजिए, ओबीज अगर है तो वजन कम करने की कोशिश कर लीजिए। अगर आपको शुगर का कंटेंट कम ले लीजिए, साल्ट का कंटेंट कम ले लीजिए, और प्रोटीन का कंटेंट भी कम ले लीजिए, तो इससे आपकी किडनी सही रह सकती है। हिना जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, 1 मिनट में आपको देता हूँ। आपका क्या मैसेज रहेगा जो पेशेंट्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये आज के दिन के हवाले से? अच्छा, मतलब हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई जिसको प्रॉब्लम है CKD या ESRD, वो घर में ना बैठे, वो मत ये सोचे कि शायद हमारी लाइफ ही ख़त्म हो गई है, वो आगे बढ़े। अगर कोई डोनर है तो, या उनको वो अगर नहीं है तो सर्च करे डोनर कि कौन किसके साथ, क्योंकि ये तो पहले मैच होना चाहिए ना ब्लड। तो अगर है तो उनको लाओ, ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई करो कि नहीं ट्रांसप्लांट करनी है। मे भी मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी ट्रांसप्लांट हुई है, लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। तो जिनको हो सकती है तो वो आगे आए। मैं नहीं कहूँगी बस यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही होती है, स्किम्स में, वहाँ पे आए, डॉक्टर साहब से मिले, वो इनको कहे, मतलब आगे कहेंगे कि क्या करना है, लेकिन ऐसे घर में ना बैठे। तो डॉक्टर मुजफ्फर, मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर मुजफ्फर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 1 मिनट है हमारे पास। जो आपके पेशेंट आज यहाँ थे जी, शी इज द मोस्ट एप्ट आज के दिन के लिए। इस हवाले से मैं लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, ये इनको किडनी डिजीज थी और ये लिविंग बिल्कुल वेल, शी इज लिविंग वेल, शी हैज बीन लिविंग वेल। मैं आपको ये बताऊं कि जब इनका डायलिसिस हो रहा था तो इनको गर्दन में एक पाइप थी। तो मैंने आजकल व्हाट्सएप पे होता है, तो इनके कुछ फोटोग्राफ देखे, ये घबरा नहीं रही थी कि मेरे को पाइप है जी। तो कुछ फोटो डाले थे, एनकरेज कर रही थी वाकई अपने दोस्तों को। सेकंड थिंग इज इनका ट्रांसप्लांट भी हो गया, और ट्रांसप्लांट पे अब आप देख रहे हो ये कैसी अपनी जिंदगी गुजारी, पढ़ाई भी इन्होंने की है, तलाश कर रही है अब नौकरी की भी। सो शी हैज लिव्ड वेल विद किडनी डिजीज। तो आज के दिन के हवाले से द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी दिस पेशेंट।
हाउ यू कैन लिव वेल विद किडनी ओके डॉक्टर मुजफ्फर, इन्हीं खूबसूरत ख्यालात पे मैं आपको रोकूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने तशरीफ़ लाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए आपकी बातें सुनकर नाज़रीन आपने बहुत इस्तेफादा किया होगा, क्योंकि जब कोई करके दिखाता है तो उससे ज़्यादा असर हो जाता है। हिना जी ने करके दिखाया है। डॉक्टर मुजफ्फर, हिना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का एक वक्त होता है, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं जो रह गई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जैसे ट्रांसप्लांट है, उस फैसिलिटी के हिसाब से हम कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारी बातें रह गई जो करनी थी, लेकिन मौका मिला तो इन मेहमानों को फिर से दावत देंगे, फिर से इनसे बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ